कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आज हम लोग एग्रीकल्चर की सीरीज़ में देखेंगे। ये आपका आज 7वां लेक्चर होगा। इससे पहले हमने आपको 6 लेक्चर कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ से आप सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। आपको कंप्लीट फिजिक्स कराई जा रही है, केमिस्ट्री कराई जा रही है एग्रीकल्चर की सीरीज़ में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मैंने 12 लेक्चर पहले ही करा दिए हैं। बायोलॉजी में आपको 25 लेक्चर पूरे के पूरे कंप्लीट कराए जा चुके हैं। तो आप सब इन्हें अच्छे से पढ़िए, आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। जब भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए परेशान मत होइए, जब भी होगा, लेकिन आपको क्या करना है कि उस टाइम पे तैयार रहना है ना। जब भी एग्ज़ाम हो आपको उसके लिए खुद तैयार करते रहना है खुद को। जब भी हो एग्ज़ाम आप अच्छे से एग्ज़ाम को दीजिए, है ना। तब ये ना हो कि हाँ आपकी तैयारी नहीं कंप्लीट हो पाई है। तो अच्छे से तैयारी करिए। चलिए, आज के इस लेक्चर में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कपास के बारे में देखेंगे हम लोग, ज्वार के बारे में देखेंगे, यहाँ पर हम लोग आम के बारे में देखेंगे, स्ट्रॉबेरी के बारे में देखेंगे और केले के बारे में देखेंगे, और एक दो लाइनें पपीते के बारे में देखेंगे। ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं केले के बारे में या आम के बारे में। ब्लैक टिप रोग है, कोयलिया रोग कहते हैं, क्या क्या कैसे होता है। पूरा का पूरा लेक्चर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से मिल जाएगी। इन पॉइंट्स को कॉपी में नोट करते चलिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट लाइनें ही आपको कराई जा रही हैं आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। तो इन्हें आप नोट करते रहिए, इनका टाइम टाइम पे रिवीजन करिए। आप जब भी फ्री हों आप उठाइए अपने नोट्स को, सिर्फ उन्हें रिवाइज करिए। बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार वीडियो देखा, साथ में नोट्स बना लिए, आप बस नोट्स को अपने रिवाइज करते चलिए। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो तो फिर आपको वीडियो से रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और इसके अलावा और जो 11th और 12th के बच्चे हैं, 11th और जो 12th के बच्चे हैं और उन लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है ना। 11th और 12th एग्रीकल्चर बोर्ड के जो बच्चे हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो आप सब रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। जल्दी ही क्लास स्टार्ट होगी। 9793 900 888 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। सर को अपना नाम और सारी डिटेल्स जो भी भेजनी है वो आप भेज दीजिए। ठीक है। और टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज भी। उसमें लगभग आपको 3000 क्वेश्चंस का बैच मिलेगा। 3000 क्वेश्चंस, आप 3000 क्वेश्चंस करिए कंप्लीट। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अपना। कपास में विषैलेपन का कारण है। कपास में विषैलेपन का क्या कारण है? तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि कपास में विषैलेपन का क्या कारण है। गोसोहाल। ठीक है। जो कपास होता है, कपास में विषैलेपन का जो कारण होता है वो क्या है? गोसोहाल। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। कपास को क्या कहते हैं? कपास को क्या कहते हैं? तो कपास को कहा जाता है सफ़ेद सोना। कपास को एक प्रकार का सफ़ेद सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। ठीक। आगे देखिए, कपास की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल कितना होता है? कपास की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल कितना होता है? सर्वाधिक क्षेत्रफल, यहाँ पर क्षेत्रफल आपसे नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पर पूछा एक्चुअली ये पूछना चाह रहे थे कि जो कपास की खेती होती है वो सर्वाधिक कहाँ पर होती है, यानी कि सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या की जाती है? कपास उगाई जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर कपास के सर्वाधिक क्षेत्रफल से इसका ये मतलब है। तो आपको याद रखना है कि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कपास उगाई जाती है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे। कपास के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी है? कपास के लिए शायद आपको क्लियर दिख रहा हो, आप लोग कमेंट करते रहा करिए। ठीक है। देखिए, कपास की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल हमने देख लिया, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। कपास के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी है? तो काली मृदा। कपास के लिए सर्वोत्तम मृदा जो है वो काली मृदा है। काली मिट्टी सबसे अच्छी होती है कपास के लिए, ऐसा माना जाता है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, क्या है? देसी कपास के गूलर का रंग होता है। देसी कपास के गूलर का रंग होता है, कैसा रंग होता है? देसी कपास के गूलर का रंग होता है कैसा? काला रंग होता है। ठीक है। देसी कपास के गूलर का रंग कैसा होता है? काला रंग होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट दिया है अमेरिकन कपास के गूलर का रंग होता है। अच्छा, कल वाले लेक्चर में मैंने आपको देसी कपास का बॉटनिकल नेम भी बताया था और अमेरिकन कपास का भी बताया था, है ना। तो वो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें याद रखिएगा, उन्हें लिख जरूर लीजिएगा। ठीक। चलिए देखिए, अमेरिकन कपास के गूलर का रंग कैसा होता है? तो जो अमेरिकन कपास का जो गूलर होता है उसका रंग होता है कैसा? लाल होता है, और देसी वाले का काला होता है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, देसी कपास का कैसा होता है? काला होता है। ठीक। और अमेरिकन कपास का कैसा होता है? लाल होता है। आगे बढ़ेंगे,
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा है कपास में रेशे व बीज को अलग करना क्या कहलाता है। कपास में रेशे व बीज दोनों को अलग करना क्या कहलाता है। इसे कहते हैं उटाई, हिंदी में इसे कहते हैं उटाई, या फिर जो इंग्लिश में कहते हैं वो क्या कहते हैं, गिनिंग। ठीक है, गिनिंग प्रक्रिया इसे कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो कपास में रेशे व बीज को अलग करना होता है वो क्या कहलाता है, उटाई कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कपास का उत्पत्ति स्थान क्या है। कपास का उत्पत्ति स्थान क्या है। कपास का उत्पत्ति स्थान क्या है, भारत। आपको याद रखना है कपास का उत्पत्ति स्थान भारत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला है पॉइंट आपका H4 पहली संकर किस्म है। H4 पहली संकर किस्म है किसकी, कपास की। H4 पहली संकर किस्म है कपास की। अगला पॉइंट है, कपास में रेशे की परिपक्वता नापते हैं। कपास में रेशे की परिपक्वता नापते हैं कैसे, कपास में रेशे की परिपक्वता किससे नापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है देखिए, एरियालोमीटर से। ठीक है, किससे नापते हैं, एरियालोमीटर से नापी जाती है। कपास में रेशे की परिपक्वता को एरियालोमीटर से नापा जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि ये क्वेश्चन आने पे याद आया कि इसी से जुड़े हुए बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट, किससे क्या चीज़ें नापी जाती हैं, क्या क्या होता है, इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे दिया गया है। टेलीग्राम पे आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो आप कमेंट करिए। आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है पढ़ने में, लिखने में, चीज़ों को समझने में, आप कमेंट करिए, आपकी बात का रिप्लाई किया जाएगा। ठीक, तो अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट करिए, इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट करिएगा, आपको लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा। टेलीग्राम लेकिन ज़रूर ज्वाइन करिए, वहाँ पर डेली करंट अफेयर्स आते हैं। एग्ज़ाम में करंट अफेयर आजकल ज़्यादा आता है। ठीक है, और यही टाइम है, अगर आपने इसी टाइम मेहनत करके अच्छे से पढ़ाई कर ली तो आप एग्ज़ाम को अच्छे से निकाल सकते हो। तो पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट करिए इसी वीडियो के नीचे। ठीक है, चलिए, कपास में रेशे की परिपक्वता नापते हैं कैसे, एरियालोमीटर से। मैंने बता दिया आपको। कपास में क्रिंकल पत्ती बीमारी किसके द्वारा होती है। कपास में क्रिंकल पत्ती बीमारी कैसे होती है, मैग्नीज का जहरीलापन से। ठीक है, मैग्नीज का जहरीलापन। आगे बढ़ेंगे, कपास की छोटी पत्ती रोग किसके कारण होता है। कपास की छोटी पत्ती रोग किसके कारण होता है, जिंक की कमी से। कपास की छोटी पत्ती रोग जिंक की कमी से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। अगला पॉइंट दिया है, कपास में गिनिंग प्रतिशत होता है। अच्छा, अभी हमने ऊपर क्या बताया था आपको गिनिंग के बारे में, कि कपास में रेशे व बीज को अलग करना क्या कहलाता है, गिनिंग कहलाता है। ठीक है, यानी कि हिंदी में क्या, उटाई, है ना। कपास में रेशे और बीज को अलग करना गिनिंग कहलाता है। ये प्रक्रिया आपने समझ ली। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि कपास में गिनिंग प्रतिशत कितना होता है। तो बच्चों, कपास में जो गिनिंग का प्रतिशत होता है वो होता है 24 से 43%। याद रखना है, 24 से 43% जो होता है कपास में गिनिंग प्रतिशत होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या दिया हुआ है, कपास की बुवाई की सर्वोत्तम विधि क्या है। कपास की बुवाई की सर्वोत्तम विधि जो होती है वो होती है क्या, ड्रिलिंग। ड्रिलिंग एक प्रक्रिया है। ठीक है, ड्रिलिंग एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के द्वारा कपास की बुवाई की जाती है और इसे कपास की सर्वोत्तम बुवाई की विधि कहा जाता है। ठीक है, सर्वोत्तम विधि मतलब सबसे जो बुवाई की विधियां कई होती हैं और इनमें से ये बेस्ट है। ठीक है, जो भी बच्चे 11th और 12th का बोर्ड एग्रीकल्चर की तैयारी करेंगे ना, हमारे माध्यम से, हमारी ऐप के माध्यम से हमसे जुड़कर, उन्हें पूरा का पूरा बेसिक से जो वो 11th 12th पूरा पढ़ेंगे तो उन्हें अच्छे से समझाई जाएंगी, एक चीज़ पढ़ाई जाएगी। तो अगर आप 11th और 12th कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हो आप, जहाँ भी, जिस भी ज़िले में हो, जिस भी शहर में, जहाँ से भी कर रहे हो, वहाँ पे स्कूल में आप एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, एडवांस एडमिशन ले लिया आपने तो आपका 11th में आपका एडमिशन हो गया। उसके बाद आपने कोचिंग जो आप करते थे वो कोचिंग आप हमारे माध्यम से ले लोगे। ठीक, तो आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे 11th और 12th में भी। और उसके बाद जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, वहाँ पर जब आपका 11th और 12th में अच्छा सा बेस तैयार हो जाएगा, फिर आपको किसी भी तरह के, जब आप यूपी कैडेट या BHU एग्ज़ाम दोगे किसी भी तरह का, जो भी फील्ड है, तो उसमें आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओगे फिर। ठीक है, तो आप ज़रूर इन 11th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम की जो भी तैयारी कराई जाएगी, कोचिंग जो भी कराई जाएगी, उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं, कपास की बुआई की सर्वोत्तम विधि हमने बताई, ड्रिलिंग। ठीक है, आगे देखेंगे, कपास की मात्रा किस में नापते हैं। कपास की मात्रा किस में नापते हैं, कपास की मात्रा नापते हैं गांठ में। ठीक, गांठ में। आगे बढ़ेंगे, अगला लिखा हुआ है, एक गांठ में कितने किलो होते हैं। ठीक है, एक गांठ में कितने किलो होते हैं, तो एक गांठ में
170 केजी को एक गांठ कहा जाता है। कपास की एक गट्ठर बनाया जाता होगा 170 किलो का, उसे कहते हैं एक गांठ, दो गांठ, तीन गांठ, ऐसे करके मतलब 170 किलो की एक गांठ बनती है। ये आपको याद रखना है कि एक गांठ में 170 केजी काउंट किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, कपास में रुई की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। कपास में रुई की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो बच्चों कपास में जो रुई होती है वो होती है 30 से 35 किलो। ठीक है, कपास में रुई की प्रतिशत मात्रा होती है 30 से 35 किलो जो होती है वो रुई होती है। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, क्या दिया हुआ है, दिया है कपास के बिनौले में तेल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। अच्छा, कपास का जो बिनौला मतलब उसका जो है होता है फल जो होता है, उसमें कपास के बिनौले, उसे बिनौले बोल रहे हैं, कपास के बिनौले में तेल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। उसमें हमने देखा कि 30 से 35% केजी, और इसमें सिर्फ ये सिंगल देख रहे हैं, ये गांठ में पूरा देख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि कपास के बिनौले में तेल की मात्रा कितनी होती है। तो आपको याद रखना है 14 से 18% जो होता है वो तेल होता है। ठीक है, 14 से 18% जो होता है उसमें तेल पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट यहाँ पर हम लोग देखेंगे कपास के बारे में क्या दिया हुआ है। शायद क्लियर ना दिख रहा हो, ठीक है, अब ठीक है। चलिए तो देखिए, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि कपास के बिनौले में तेल की प्रतिशत मात्रा हम लोगों ने देखी, 14 से 18% देख लिया। कपास के पिता कहे जाते हैं, कपास के पिता कौन कहा जाता है, कपास के पिता का क्या नाम है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में 4 आंसर दे देगा आपको, उसमें से एक नाम होगा सीटी पटेल। तो आपको नाम याद रखना है कि सीटी पटेल कौन है, कपास के पिता। सीटी पटेल कौन है, कपास के पिता। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अगला पॉइंट देखिए कि कपास की प्रजातियां कौन कौन सी होती हैं। कपास की प्रजातियां कौन कौन सी होती हैं। सीटी पटेल कपास के पिता, कपास की प्रजाति देखिए याद रखनी है, 12 लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, सावित्री, सविता, सूर्या, H4 सुजाता। ठीक है, H4 सुजाता एक साथ है, 12 लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, सावित्री, सुजाता, सावित्री, सविता, सूर्या, H4 सुजाता, दिग्विजय। ठीक है, दिग्विजय। तो ये सारी की सारी इसकी क्या होती हैं, कपास की वैरायटी होती हैं। ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है कि 12 लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, ऐसे आपको बार बार पढ़ना है। जब तक आप बार बार नहीं पढ़ोगे चीज़ों को तब तक चीज़ें आपको याद नहीं होंगी, है ना। 12 लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, सावित्री, सविता, सूर्या। ठीक है, इन तीनों को एक साथ पढ़िए, सावित्री, सविता, सूर्या, H4 सुजाता, दिग्विजय। ऐसे आपको याद रखना है, बार बार आप 10 बार बोलो, इस नाम को 10 बार बोलोगे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, है ना। चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, अपना नाम बोलते चले जा रहे हैं। 12 लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, सावित्री, सविता, सूर्या, H4 सुजाता, दिग्विजय। बस आपको याद हो जाएगा कपास की प्रजातियां कौन कौन सी होती हैं, ये सारे के सारे नाम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे, हम लोग क्या दिया हुआ है। अगला दिया है देसी कपास की बीज दर कितनी होती है। देसी कपास की बीज दर कितनी होती है। तो देसी कपास की बीज दर 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। कितनी, 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है आपको। अगला पॉइंट यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ज्वार में कौन सा जहरीला पदार्थ पाया जाता है। ज्वार में कौन सा जहरीला पदार्थ पाया जाता है। तो ये देखिए लिखा है HCN, है ना, HCN। ज्वार में कौन सा जहरीला पदार्थ पाया जाता है, HCN, हाइड्रोसाइनिक अम्ल, है ना। जो भी सुबह मॉर्निंग में क्लास लेते हैं तिवारी सर की, उन्हें पता है HCN का मतलब क्या होता है, हाइड्रोसाइनिक अम्ल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट दिया हुआ है आपको कि अधिक ज्वार खाने वाले लोगों को कौन सा रोग हो जाता है। ठीक है, अधिक ज्वार खाने वाले लोगों को पिलेग्रा हो जाता है। ठीक है, पिलाग्रा कई जगह लिखा होता है, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है शायद, तो यहाँ पर पिलाग्रा कहा जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, अधिक ज्वार खाने वाले लोगों को पिलाग्रा रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। अगला दिया हुआ है आपको कि ज्वार के बीज में प्रोटीन की मात्रा होती है। ज्वार के बीज में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, तो याद रखना है कितनी होती है, 10 से 12%। ठीक है, ज्वार के बीज में प्रोटीन की मात्रा 10 से 12% होती है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होता है, सोयाबीन में होता है ना। चलिए आगे देखेंगे, ज्वार का बॉटेनिकल नेम, है ना, ज्वार का वनस्पतिक नाम आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ज्वार के बीज में प्रोटीन हमने देख लिया 10 से 12%, ज्वार का वनस्पतिक नाम पूछा जा रहा है आपसे,
सोरघम बाइकलर, ठीक है, क्या नाम होता है, ज्वार का वानस्पतिक नाम क्या होता है, सोरघम बाइकलर, याद रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे यहाँ पर हम लोग, क्या दिया हुआ है कि बथुआ किस मौसम का खरपतवार है, बथुआ किस मौसम का खरपतवार है। तो बथुआ जो होता है ये रवि यानी द्विबीजपत्री खरपतवार है। कैसा, किस मौसम का, तो रवि की फसल जो होता है उससे बथुआ जुड़ा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है मूल ग्रंथि रोग किस फसल में लगता है, मूल ग्रंथि रोग किस फसल में लगता है, तो टमाटर, ठीक है, टमाटर में मूल ग्रंथि रोग लगता है। मूल ग्रंथि रोग किस फसल में लगता है, टमाटर में लगता है। और अगर पूछा जाए कि ये मूल ग्रंथि रोग जो होता है ये किसके कारण होता है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि मूल ग्रंथि रोग होता किस में है, टमाटर में, किसके कारण होता है, तो नेमेटोड से होता है, ठीक, नेमेटोड से होता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, लिखा हुआ है सिरा मोजेक विषाणु रोगरोधी किस्म है। सबसे पहले तो आपसे अगर ये पूछ दे कि ये जो सिरा मोजेक विषाणु है ये किससे संबंधित है, तो ये एक तरह का सिरा मोजेक क्या है, विषाणु है, और ये रोगरोधी किस्म है। ये किसमें लगता है, भिंडी की अर्का अनामिका नाम की प्रजाति में, ठीक है, अर्का अनामिका नाम की प्रजाति में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, आयोडीन सर्वाधिक मात्रा में किस सब्जी में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस सब्जी में आयोडीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो आपको याद रखना है भिंडी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, आयोडीन, है ना, आयोडीन वाला नमक भी आता है, तो आयोडीन वाली सब्जी कौन सी, भिंडी। आगे बढ़ेंगे, आम की वह किस्म, आम के बारे में देखेंगे, इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट है, आम की वह किस्म जिसमें सबसे ज़्यादा फूल लगते हैं, आम की वह किस्म जिसमें सबसे ज़्यादा फूल लगता है। तो आपको याद रखना है कि आम की एक प्रजाति होती है लंगड़ा, ठीक है, होती बहुत सारी है, लंगड़ा है, तोतापरी है, दशहरी है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा फूल लगने वाली बतानी है। तो सबसे ज़्यादा फूल किस में लगता है, लंगड़ा नाम की प्रजाति में सबसे ज़्यादा फूल लगता है, कितने परसेंट, 69%। अगर आपसे ये भी पूछ दे कि कितने परसेंट लगता है, तो 69% जो होता है इसमें फूल लगता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आम की किस प्रजाति में सबसे कम फूल लगता है। सबसे ज़्यादा फूल हम लोगों ने देख लिया कि लंगड़े में लगता है, 69% फूल लगता है। इसके बाद आम की किस प्रजाति में सबसे कम फूल लगता है, तो ये लगता है रूमानी, रूमानी नाम की एक किस्म होती है आम की, एक प्रजाति होती है आम की, इसमें 0.74%, ठीक है, 0.74% जो होता है वो फूल लगता है, ठीक। चलिए अगर आप पढ़ाई करते टाइम ध्यान से नहीं सुनोगे तो सब कुछ ऊपर से जाएगा, ध्यान दे के पढ़ाई करिए। चलिए अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आम में स्पंजी टिश्यू विधि की शुरुआत किस वैज्ञानिक ने किया, आम में स्पंजी टिश्यू विधि की शुरुआत किस वैज्ञानिक ने की, ठीक है। तो आम में स्पंजी टिश्यू विधि की शुरुआत चीमा व धानी ने 1934 में 1934 ईस्वी में की थी, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि आम में स्पंजी टिश्यू विधि की शुरुआत किस वैज्ञानिक ने की, चीमा व धानी ने 1934 ईस्वी में करी है, ठीक है। और बच्चों ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, अगर आप इनका रिवाइज नहीं कर पा रहे हो या फिर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट जरूर ज्वाइन करिए। मैं बार बार कहता हूँ आपसे, क्योंकि जो भी टेस्ट में एग्रीकल्चर के जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि वो कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी कई बार पूछे जाएंगे, तो इन्हें आप जरूर ज्वाइन करिए। 97 93 900 900 और 888 इस पर आप व्हाट्सएप करिए, टेस्ट लिखकर व्हाट्सएप करिए, आपको इन्फॉर्मेशन सारी की सारी दी जाएगी कैसे टेस्ट ज्वाइन करना है। आपको 15 टेस्ट मिलेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और उनसे वही क्वेश्चन उनमें रखे गए हैं जैसे कि सर आपको प्रैक्टिस कराते हैं मॉर्निंग में, प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वैसा यूपी कैडेट पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि आपके लिए की जा रही हैं, है ना। तो आप इसका लाभ उठाइए और एग्ज़ाम निकालिए। आगे बढ़े देखिए, अगला पॉइंट क्या दिया है, टर्पेंटाइन किसकी प्रजाति है, टर्पेंटाइन किसकी प्रजाति है। टर्पेंटाइन आम की प्रजाति होती है, ठीक है। टर्पेंटाइन किसकी प्रजाति होती है, टर्पेंटाइन आम की एक प्रजाति है। स्ट्रॉबेरी किसकी प्रजाति है। अब आपको लगेगा स्ट्रॉबेरी होती है ना, वो किसी की प्रजाति क्यों होगी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो स्ट्रॉबेरी हमारी होती है वो आम की ही एक टाइप की प्रजाति है, ठीक है। स्ट्रॉबेरी जो होती है हमारी वो एक प्रकार की आम की ही प्रजाति है, ठीक। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट दिया है, आम के
किस किस्म में सबसे सबसे ज़्यादा TSS पाया जाता है? ठीक है, आम के किस किस्म में सबसे ज़्यादा TSS पाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि किस में पाया जाता है, जेबियर में। जेबियर, ये थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है इसमें, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। जेबियर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर मैं, देख लीजिए, जेबियर, जेबियर, ठीक है, जेबियर। चलिए, तो क्या था, आम के किस किस्म में सबसे ज़्यादा TSS पाया जाता है? जेबियर में पाया जाता है। कितना पाया जाता है, अगर आपसे ये पूछ दे कितना पाया जाता है, तो 24.8 ब्रिक्स, ठीक है, 24.8 ब्रिक्स TSS पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। कच्चे आम में भंडारण करते हुए तापमान कितना होना चाहिए? कच्चे आम में भंडारण करते हुए उसका तापमान कितना होना चाहिए? तो 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होना चाहिए। ठीक है, कच्चे आम का भंडारण करते समय तापमान कितना होना चाहिए? 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। पके आम को भंडारण करने के लिए, अगर पके आम का स्टोरेज करना है, अगर उसे संभाल कर रखना है लंबे टाइम तक, तो वहाँ पर तापमान कितना होना चाहिए? पके आम के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कितना? 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि ब्लैक टिप रोग सर्वाधिक किस वैज्ञानिक ने देखा? सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ये जो ब्लैक टिप रोग है, ब्लैक टिप रोग जो है ये किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है हमेशा कि ब्लैक टिप रोग आम से संबंधित है। किससे संबंधित है? आम से संबंधित है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया, ब्लैक टिप रोग आम से संबंधित होता है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ब्लैक टिप रोग का दूसरा नाम क्या है? कमेंट करिए, ब्लैक टिप रोग का दूसरा नाम क्या है, बताइए। तो देखिए, ब्लैक टिप रोग का जो दूसरा नाम होता है वो होता है कोयलिया रोग। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कोयलिया रोग। ठीक है, अच्छा, ये ब्लैक टिप जो रोग होता है ये कैसे होता है? ब्लैक टिप रोग क्यों हो जाता है आम में? तो याद रखिएगा कि ईंट के भट्ठे होते हैं, आपने देखा है ईंट के भट्ठे होते हैं, और उसके आसपास अगर पेड़ है, उसके आसपास पेड़ है, तो ईंट के भट्ठे से क्या निकलता है? ईंट के भट्ठों से धुआं निकलता है, और धुएं में क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। धुएं में क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो ईंट के भट्ठों से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड के कारण आम में कोयलिया रोग हो जाता है, या फिर ब्लैक टिप रोग हो जाता है, यानी कि वो काला काला सा हो जाता है बीच बीच में, है ना, एक साइड। तो ये आपको याद रखना है कि ब्लैक टिप रोग कैसे होता है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है, ईंट के भट्ठों के आसपास पेड़ होने से धुएं से हो जाता है ना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसी पॉइंट में जो मेन आपसे यहाँ पर ये पूछा था कि ये किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम देखा है, तो 1909 ईस्वी में, इस 1909 में वुड हाउस नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसे देखा। ठीक है, वुड हाउस नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसे देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, आम की कौन सी किस्म सेब के आकार की होती है? एक आम की किस्म होती है रूमानी, है ना, रूमानी, जिसमें हमने अभी ऊपर आपको बताया था कि इसमें सबसे कम फूल लगता है। अभी हमने आपको यहाँ पर देखिए, अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि सबसे कम फूल किस में लगता है? रूमानी में लगता है, 0.74%। सबसे ज़्यादा लंगड़े में लगता है, 69%। तो याद रखिएगा कि आम की जो ये रूमानी किस्म होती है ये कैसी होती है? ये सेब के आकार की होती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ये सेब के आकार की होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला पॉइंट यहाँ पर क्या दिया है? लिखा है केले की किस किस्म में ग्लूकोज पाया जाता है? केले की किस किस्म में ग्लूकोज पाया जाता है? तो याद रखिएगा मंथन, मंथन नाम की एक केले की प्रजाति होती है। अगर आपसे डायरेक्ट ये पूछ दे कि केले की किस प्रजाति में ग्लूकोज पाया जाता है, तब तो आप आंसर मार्क करोगे मंथन। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दे कि मंथन नाम की प्रजाति किससे संबंधित है, और 4 ऑप्शन दे देगा आपको, केला, सेब, आलू, लौकी, ठीक है, कुछ भी दे दे, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, तो आपको बताना होगा कि जो मंथन नाम की प्रजाति है ये केले से संबंधित है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। केले में सर्वप्रथम बंची टॉप कब पाया गया? केले में सर्वप्रथम बंची टॉप कब पाया गया? बंची टॉप कब पाया गया? तो कब पाया गया? 1991 में। ठीक है, 1991 में। आगे बढ़ेंगे। केले के
अगला पॉइंट क्या है, केले के बंची टॉप का वायरस का वाहक कौन है। सीओ का मतलब यहाँ पर वायरस, तो याद रखिएगा कि केले के बंची टॉप का वायरस का वाहक कौन है, यानी कि इसको लेके कौन, इसका जो मेन वायरस है उसका क्या नाम है। तो आपको यहाँ पर देखिए नाम लिखा हुआ है, इस नाम को नोट कर लीजिए, पेंटालोमिया नाइग्रा नर्वोसा। क्या नाम लिखा है, पेंटालोमिया नाइग्रा नर्वोसा। ये इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। केले के बंची टॉप का वायरस का वाहक पेंटालोमिया नाइग्रा नर्वोसा, ये नाम आपको मैं जूम कर दे रहा हूँ, आप इसे देख लीजिए और अच्छे से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। पेंटालोमिया नाइग्रा नर्वोसा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, केले का पनामा विल्ट का वायरस का वाहक कौन है। केले का पनामा विल्ट का वायरस का वाहक कौन है। अगर आपसे ये पूछ दे कि बंची टॉप नाम का जो रोग है ये किस में होता है, तो आपको क्या याद रखना है, केले में होता है। अगर आपसे पूछ दे पनामा नाम का रोग किस में होता है, तो क्या याद रखना है, केले में होता है, ठीक है। बंची टॉप नाम का जो रोग है ये किस वायरस के कारण होता है, तो ये है वायरस वो पेंटालोमिया नाइग्रा नर्वोसा। अगर आपसे पूछ दे केले का पनामा विल्ट किस वायरस के कारण होता है, तो क्या याद रखना है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। इसको भी मैं जूम कर दे रहा हूं, आप देखिए जो केले का पनामा विल्ट का वायरस है ये क्या है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, ठीक है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। आपको ये दोनों के दोनों नाम जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं और आपको इनको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला देखते हैं क्या है, केले के पनामा विल्ट का देख लिया हम लोगों ने। केला क्या है, यहाँ पर देखिए पूछा है केला है कैसा, केला एक कैसा है, नमी को प्यार करने वाला पौधा है। केला कैसा है, नमी को प्यार करने वाला पौधा है। इसको अधिक नमी की आवश्यकता होती है, अधिक पानी की आवश्यकता होती है, आप सबको पता है, आपने देखा होगा केले का पौधा। चलिए अगला है, केला कहाँ का मुख्य भोजन है। केला एक प्रकार का हमारे यहाँ फल के रूप में लिया जाता है, लेकिन अगर पूछा जाए कि कहाँ का मुख्य भोजन है, तो याद रखना है क्या, केला एक प्रकार का साउथ अफ्रीका का मुख्य भोजन है, ठीक है। केला साउथ अफ्रीका का मुख्य भोजन है, ठीक है। अगला है पपेन में प्रोटीन पाई जाती है कितने %। पपेन में प्रोटीन पाई जाती है 72.2%, ठीक। अगला और लास्ट पॉइंट है आज का कि पपीते की उभय लिंगाश्रयिता प्रजाति है। पपीते की उभय लिंगाश्रयिता प्रजाति कौन सी है, केरिका मोनाइका, ठीक है। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर, और मैं लास्ट में फिर से आपसे यही कहूँगा कि आप इन लेक्चर्स को लाइक करिए, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप मुझे भले कुछ भी कमेंट किया करिए, एक थंब इम्प्रेशन भेजा करिए, लेकिन आप कुछ ना कुछ कमेंट किया करिए कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अपने साथ में तैयारी करने वाले दोस्तों को बताइए, हमारे चैनल को शेयर करिए, वीडियोज़ को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करने को कहिए, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हम लोग बना रहे हैं आपके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच पहुंच सकें, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि अगर इतनी मेहनत से कोई लेक्चर बनाया जा रहा है तो वो मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच सके। और ये आपको एड्रेस दिख ही रहा है कानपुर का, तो आप सबको पता है लेकिन कि कोचिंग कहाँ पर है हमारी, कानपुर में तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी। तो इस एड्रेस की वैसे कोई ज़रूरत यहाँ नहीं है, लेकिन अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पर ये नंबर दिया हुआ है 9235 1260 64, या फिर 9793 900 888, ठीक है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके आपको पढ़ाई से जुड़ी कोई भी समस्या हो, टेस्ट सीरीज से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए हो, या ज्वाइन करना हो, या फिर 11th और 12th एग्रीकल्चर बोर्ड की जो भी अनाउंसमेंट हुआ है कोर्स का उसके बारे में कोई जानकारी चाहिए हो, तो आप हमेशा इन नंबर्स पर, इन दोनों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। या फिर अगर आप कानपुर आ रहे हैं तो भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत है आपको, कोई एग्जाम है आपका, तो आप एक बार तिवारी सर से बात जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए अपना, इसी तरह जुड़े रहिए हमसे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियोस को। टेलीग्राम लिंक अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी लोग करंट अफेयर्स देखिए, वहाँ पर शेयर की जाने वाली इंपॉर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन है सभी आप याद करिए, ठीक है। तो बच्चों ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।